11th का मैथ्स में सेट्स फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। हम बताएंगे कि सेट्स क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सब फर्स्ट थिंग सेट्स है वो हमारे मैथ्स में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बिना जो हमारे मैथ्स में सेकेंड चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, जब हम उस चैप्टर को करते हैं तो वो सेट्स के बिना हम नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट सेट हम उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उससे लिए हमें पहले सेट्स का पता होना बहुत जरूरी होता है कि सेट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले सेट्स देखते हैं कि हम होता क्या है। सेट हमारे पास होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स का जिसका कलेक्शन हमें करना है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये चीजें इस कलेक्शन के अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उस चीज के लिए श्योर नहीं है, क्लियर नहीं है हमें वो चीज, तो वो वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगी। तो जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में हमें पता है कि हमारे पास नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक होते हैं। ठीक है, हमें बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जो वो नेचुरल नंबर है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है या फिर एलिमेंट्स का कलेक्शन है। तो जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो जो ये है कि इस वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसको हमें सेट बोला गया है। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर हैं क्या वो एक सेट कहलाएंगी? बिल्कुल कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है इंडिया के अंदर कितनी रिवर है। ठीक है, उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है इंडिया के अंदर की, हमारे पास इतनी रिवर है, तो वो एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल सेट्स का नाम होते हुए लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है कि गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, गुड स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ये बोल सकते हैं कि क्या ये एक सेट के अंदर आएगा? नहीं, इसको हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारी क्लास में जो बच्चे हैं वो किसी में भी गुड हो सकते हैं। मान लो वो हमारे पास स्टडी में गुड है, ठीक है, स्टडी में अच्छे हैं, या फिर किसी भी एक्टिविटी में, सिंगिंग में अच्छे हैं, ठीक है, डांसिंग में अच्छे हैं। तो हमें ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि जो हमारी क्लास में बच्चे हैं वो किस चीज के बेस पे हमें बोला गया है कि किस चीज पर वो गुड है। ठीक है, तो ये एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। सेट के अंदर वही होता है कि जो कलेक्शन हम करते हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये जो हमने कलेक्शन किया है ये प्रॉपर तरीके से सेट के अंदर सेटिस्फाई करेगा। ये था हमारा सेट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे, यानी कि सेट की दो फॉर्म होती हैं। ठीक है, टू फॉर्म्स रिप्रेजेंट ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टैबुलर फॉर्म। ठीक है, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें पता होना चाहिए कि जो सेट की रिप्रेजेंटेशन है जिसकी दो फॉर्म होती है कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। की रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो हमें उस चीज को अच्छे से स्टडी करना है। तो सबसे पहली बात हम आते हैं कि रोस्टर फॉर्म, हमारे पास रोस्टर फॉर्म कैसे लिखी जाती है, क्या होती है, ये चीज देखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म हमारे पास क्या होता है, इसमें दो कंडीशन होती है रोस्टर फॉर्म को। ठीक है, जो भी हम लिखेंगे, जो भी सेट हम लिखेंगे वो एक तो विद इन ब्रेसेस में होना चाहिए, और जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हमने लिखे हैं वो कोमा से सेपरेट होने चाहिए। एक एग्जांपल लेके चलो, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4। ठीक है, नेचुरल नंबर लिखे हैं मैंने और उनको बोला है कि नेचुरल नंबर
जो लेस देन 5 है, ठीक है, वो हमें लिखने हैं रोस्टर फॉर्म में। तो क्या हुआ, ब्रेसेस के अंदर लिखा गया है, ठीक है, और जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं उनको कॉमा से सेपरेट किया गया है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म। समझ में आया यहाँ तक? मान लो ये आपके पास नेचुरल नंबर है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मान लो जो कंडीशन हमें गिवन थी कि लेस देन 5 है वो ना हो, ठीक है, डैश 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 डैश, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास कभी भी ऐड नहीं होते, ठीक। ये थी हमारी क्या थी, रोस्टर फॉर्म, जिसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है कि एलिमेंट्स को हमें कॉमा से सेपरेट करने होते हैं और विद इन ब्रेसेस में लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर रोस्टर फॉर्म को इस साइड लिख देते हैं ताकि हम उस साइड सेट बिल्डर फॉर्म लिख सके, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म डायरेक्टली ना बता के, जैसे इसमें डायरेक्ट गिवन है, डायरेक्ट बता दिया हमें कि ये चीजें आएंगी इस सेट के अंदर, उसमें डायरेक्टली ना बता के उसकी प्रॉपर्टी बताई जाती है, जैसे x, ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो इसमें प्रॉपर्टी बताई गई है, ना कि डायरेक्ट इसकी तरह लिखा गया है कि 1 2 3 4। अब इसका मतलब समझ, पहले ये पढ़ने से पहले हमें दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, दो चीजों को पता होना चाहिए। मान लो अगर मैंने ये बोला है, इसमें मैंने बोला है कि 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो ये एप्सिलॉन का साइन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स, ठीक है, ये किसकी साइड इंडिकेट करता है, बिलोंग्स, ठीक है। तो 1 क्या होता था, बिलोंग्स टू एन सेट, मतलब जो 1 है वो हमारे पास नेचुरल जो सेट है, नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं 1.5 एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो 1.5 है वो बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर के अंदर, ठीक है। तो ये साइन क्या होता है, बिलोंग, ये डज नॉट बिलोंग, ठीक है। उसके बाद अब इसका मतलब समझते हैं कि हम क्या है। तो देखो ब्रैकेट का मतलब है द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल। यहाँ पर हमने ये लिखा x। कॉलन का मतलब है सच दैट देन x इज अ नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर। समझ में आया कि जो ब्रैकेट है उसको हम क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। इस वाली पूरी सेट बिल्डर फॉर्म को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ये चीजें हमें समझ में आ गई कि रोस्टर फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, कॉमा से सेपरेट किया जाता है एलिमेंट्स एंड विद इन ब्रेसेस में लिखा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास डायरेक्ट ना लिख के हमें उसकी प्रॉपर्टी बताई जाती है। तो जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर हमारे पास इसी तरह की क्वेश्चन है कि हमें अगर सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर रोस्टर फॉर्म गिवन है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उससे पहले एक बार नोटेशन देख लें हम सेट्स की। जैसे हमारे पास मान लो कि कोई भी सेट है, एन है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो हमेशा हम जो सिंबल्स हैं सेट के, सिंबल्स ऑफ सेट वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे, ठीक है, अप टू वाई जेड तक। हमेशा जो सेट का सिंबल होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जो सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट, किसी भी सेट ऑफ सेट, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास कोई सेट है, इंटीजर है, -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि देखो जो ये जेड है ये सेट का सिंबल है, ठीक है, इसको हम कैपिटल लेटर से नोटेट करते हैं हमेशा। और जो इसके अंदर सेट के अंदर जो ये एलिमेंट्स गिवन है, जो ऑब्जेक्ट गिवन है, वो एक स्मॉल लेटर्स में भी हो सकते हैं एंड नंबर्स में भी हो सकते हैं। तो मान लो हमारे पास अगर स्मॉल लेटर्स में आप लिखना चाहो x y z, ठीक है,
तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं और जो सिंबल होता है सेट का वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। तो यहाँ पर हमारी कुछ बेसिक चीजें थी सेट्स की, ठीक है, जो हमें 12th में भी जब हम रिलेशन फंक्शन करेंगे, 11th में भी हमारे रिलेशन फंक्शन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और जब 12th में उसका डीप ब्रीफ गिवन है, उसका डीपली गिवन है, तो उसमें भी हमें सेट्स का यूज होगा। विदाउट सेट हम रिलेशन फंक्शन चैप्टर को स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे अब हम एक्सरसाइज लेते हैं 1.1 एक्सरसाइज लेते हैं, हम पहले कुछ बेसिक एग्जांपल्स ले लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है एंड उसको रिवर्स वाइस वर्सा करना है, ठीक है। तो एग्जांपल लेके चलते हैं हम। चलो पहले हम ये एग्जांपल लेके एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक चीज और, अगर आपको मान लो कोई भी गिवन है स्कूल और हमें बोला है कि इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एस सी एच ये सब स्मॉल में होंगे, ठीक है, एस सी एच ओ एल। अगर हमारे पास कोई भी लेटर, कोई भी अल्फाबेट रिपीट हो रहा है या फिर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम उसको रिपीटेशन में नहीं लिखेंगे, उसको सिंगल टाइम लिखेंगे हम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको रिपीटेशन में लिख दें तो हमारा गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा लेकिन हमारा टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट्स को हम डबल टाइम नहीं लिखेंगे, सिंगल टाइम लिखेंगे। सेकेंड थिंग, अगर मान लो ये है, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, स्कूल को ही मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये हमारी चीज चाहिए, हम इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, बस हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है लेकिन एलिमेंट्स चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। तो जी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इनको उल्टा पुल्टा करके भी लिख सकते हो, इनकी पोजीशन भी चेंज करके लिख सकते हो आप किसी भी सेट के अंदर। ये चीजें थी। चलो उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं कि हमें रोस्टर फॉर्म को कैसे उसमें फॉर्म करना है। अब जैसे मेरे पास है रोस्टर फॉर्म, हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या गिवन है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अब हमें इसे क्या करना है, एक रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है। देखिए रोस्टर फॉर्म क्या बताई थी मैंने कि जो भी विद इन ब्रेसेस में लिखा जाता है और जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो उन्हें कॉमा से सेपरेट करते हैं हम उनको। तो यहाँ पर देखो एम, ठीक है, ए टी एच ई, देखो एम हम लिख चुके हैं, हम नहीं लिखेंगे, ए भी हम लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, टी भी हम लिख चुके हैं, आई सी एस, ठीक है। तो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म की हुई थी, हमें उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, हमने लिख दिया, समझ में आया। अगर मान लो यहाँ पर आपको मान लो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ रोस्टर फॉर्म गिवन है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको करना है, तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो इस पूरी का मतलब क्या बताया था मैंने, ब्रेसेस एक्स सच दैट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स। ओके, ये थे एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं कि मान लो अगर हमारे पास ये तो था कि उसमें अल्फाबेट्स में गिवन है, अगर मान लो किसी और चीज में द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमें। रोस्टर फॉर्म को ब्रेसेस में लिखा जाता है, कॉमा से सेपरेट किया जाता है। हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 7 से छोटे हैं, तो क्या 7 इंक्लूड होगा, नहीं होगा। अगर लेस देन इक्वल टू बोला जाता तो इंक्लूड होता। देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6,
ये पूरी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, उसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, हमने कर दिया। ठीक है, जो चीज हमें बोली गई है ना, सिर्फ हमें उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है ताकि हम उसको गलत ना कर पाए। उसके बाद ये तो थी हमारे पास, अगर हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो वो था। लेकिन अगर हमारे पास मान लो कोई रोस्टर फॉर्म गिवन है और हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो वो चीज और देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 and 9/10, और हमें इसको लिखना है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हम इसको क्या लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। प्रॉपर्टी कैसे बताते हैं, ठीक है, ब्रेसेस में x सच दैट। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, अब हमें ऐसे कुछ जर्नल टर्म लिखनी है यहाँ पर जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास ये, अगर हम उसमें वैल्यू पुट करते तो ये वाला सेट हमारे जो रोस्टर फॉर्म गिवन है हमें बस ये आनी चाहिए। तो देखो ऊपर चीज देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पर n लिखा, क्यों, क्योंकि अगर मैं n की जगह 1 पुट करूंगी तो 1 आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करूंगी तो ऊपर तो आ गया डिवाइड बाय, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है। 2 मतलब क्या है, जो न्यूमरेटर है उससे एक ज्यादा है, देखो हर किसी में एक ज्यादा है, तो जो न्यूमरेटर है उससे एक ज्यादा है n+1। अब आप इसमें पुट करके देखो, n की जगह आपने 1 पुट किया तो कितना आया 1/2, n की जगह 2 पुट किया तो 2/3, n की जगह 3 पुट किया 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन हमें साथ में लिखनी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या कंडीशन है, जो n है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। n कहाँ से कहाँ तक है, लेस देन इक्वल टू 9। समझ में आया कि n को हम जो नेचुरल नंबर है उसमें हम 9 से छोटा और 9 के इक्वल ले सकते हैं, उससे बड़ा नहीं। क्यों, अगर मान लो मैंने 10 ले लिया तो यहाँ पर 10/11 वो तो हमारे इस सेट में नहीं है, तो हमें सिर्फ उतने ही नंबर लेने हैं जो हमारे पास सेट में गिवन है। तो अब आप n को 1 to 9 तक पुट करोगे ना तो आपके पास जो ये रोस्टर फॉर्म गिवन है वही आएगी। तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल, ब्रेसेस का मतलब सेट ऑफ ऑल x सच दैट, कॉलन का मतलब सच दैट x इक्वल्स टू n/n+1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड और n है वो कहाँ से कहाँ तक है 9। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हमें कहाँ से कहाँ तक n की वैल्यू लेनी है, वो किस में बिलोंग करना है, ये सारी चीजें हमें गिवन में देनी है वहाँ पर। ये थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने दो तरह के क्वेश्चन किए हैं कि हमें कैसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कैसे रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 1.1 सेट की एनसीईआरटी से करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1.1 का क्या गिवन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कलेक्शन एंड ए सेट। हमें बताना है कलेक्शन एंड सेट में डिफरेंस बताना है, गिव रीजन टू स्पॉट योर आंसर, और हमें बताना है कि जो भी हमारा रीजन होगा ना वो हमारे आंसर को स्पॉट करना चाहिए। सबसे पहली बात, कलेक्शन और सेट्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमें पता है जितने भी हमारे सेट होते हैं ना वो किसी न किसी का कलेक्शन होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जितने भी हमारे पास सेट होते हैं वो किसी न किसी का कलेक्शन होता है। जैसे मैंने अभी पढ़ा था नेचुरल नंबर, तो सेट जो हमने होता है कि वो डेफिनेशन थी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर सेट है हमारे पास तो वो जो कोई भी सेट हो, चाहे कैसा भी सेट हो, वो कलेक्शन होता है। लेकिन जितने भी जो भी हम कलेक्शन करते हैं जरूरी नहीं है कि वो सेट हो। एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान लिया सेट, पहले हम सेट का बोलते हैं। सेट हमारे पास कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने n ले लिया, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो मेरे को पता है कि जो n नेचुरल नंबर है वो कलेक्शन है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। तो हमें क्लियर है, हम बिल्कुल क्लियर है कि ये वेल डिफाइंड है, हमें पता है। अगर मैं ये बोल दूं कि 0 बिलोंग्स टू n 9,
जीरो बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, तो हम इसको ये चीज नहीं बोल सकते। ओके, उसके बाद कलेक्शन। तो मैंने अभी क्या बताया कि जितने भी सेट होते हैं वो एक कलेक्शन के रूप में होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हम कलेक्शन करते हैं, किसी भी चीज का कलेक्शन करते हैं, कि वो हर एक उसमें सेट हो। मान लो मैंने कलेक्शन किया 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन का, ठीक है, और मैंने ये बोला, सॉरी यहाँ तक कर लिया, कोई भी कलेक्शन कर लो आप, ठीक है, और मैंने ये बोला कि ये क्या, ये कलेक्शन जो मैंने किया है क्या वो एक सेट बन सकता है? अगर देखो आप अगर होल नंबर से इंक्लूड करोगे तो बन जाएगा, लेकिन अगर आप नेचुरल नंबर को देखोगे तो वो सेट नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज हमने कलेक्शन की है उसमें जो जीरो है वो एक एक्स्ट्रा है, जीरो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जितने भी सेट होते हैं वो सब कलेक्शन ही होते हैं, लेकिन जितने भी कलेक्शन होते हैं जरूरी नहीं है कि वो एक सेट हो, क्योंकि सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। हमें पूरी तरह से श्योर है, हम क्लियर है कि हमारे पास क्या क्या आना चाहिए उस सेट के अंदर। ओके, ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट। हमारे पास कुछ कलेक्शन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमारे पास कुछ कलेक्शन है जो हमें बताना है कि वो सेट है या नहीं है, हमारा आंसर जस्टिफाई करना है। फर्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50 क्या है? ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। अब हमें ये बताना है कि क्या ये मेरे पास सेट है। हमने बोला है कि हमारे पास कोई कलेक्शन है, ठीक है, 50 से नीचे नीचे नेचुरल नंबर का 1 2 3 अप टू 45 49 सॉरी, ठीक है। तो क्या हमें ये हमारे पास एक सेट है? बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमारे पास ये सारे नेचुरल नंबर है और उसने लिमिट रखी है कि 50 से नीचे नीचे होना चाहिए। तो 1 से लेके 49 तक इनके बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो हम नेचुरल नंबर में नहीं ले सकते, तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ सेट। ओके, उसके बाद सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास? द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर हॉकी प्लेयर है वो गुड हैं, तो उसका कलेक्शन करना है। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे हॉकी प्लेयर है, हमें नहीं पता कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, जरूरी नहीं है। उसने बोला है कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर, तो आप इसमें क्या करोगे कि आप इसमें ये पता नहीं कर सकते कि कौन सा प्लेयर गुड है। क्यों? काफी बार क्या होता है कि कोई प्लेयर अच्छा खेल लेता है, काफी बार कोई प्लेयर वही प्लेयर अच्छा नहीं खेल पाता। तो इस चीज को हम पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि जितने भी हॉकी के प्लेयर है इंडिया के अंदर, जितने भी इंडिया के अंदर हॉकी प्लेयर हैं कि वो गुड हैं, ठीक है, हॉकी प्लेयर। समझ में आया? ऐसा तो नहीं है कि हर प्लेयर हमेशा एक जैसा ही खेलता है, तो इस चीज को हम सेट के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। थर्ड, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। कह रहे कि तुम्हारी क्लास में सभी लड़कियों का कलेक्शन, ऑब्वियसली, ठीक है, ये चीज सेट के अंदर कहलाएगी। क्यों? क्योंकि मान लो किसी भी क्लास में, अब उसने ये बोला ऑल गर्ल्स होनी चाहिए तुम्हारी क्लास में, तो क्लास में सारी लड़कियां ही नहीं होनी चाहिए, लड़के नहीं, तो काफी सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है, काफी सारी नहीं भी होती, लेकिन होती है ना, जिसमें लड़के नहीं होते, तो इसको हम एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। फोर्थ का क्या है कि हमें इंडिया के अंदर उनका कलेक्शन कर रहा है जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर है। अब हमें क्या पता कि कौन सा मोस्ट टैलेंटेड है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, ठीक है, वही बात है कि एक चीज हमेशा वैसी नहीं होती, तो इस चीज को भी हम सेट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। क्या एक कलेक्शन है? अगर आप ये बोलो कि मैथमेटिक्स के अंदर डिफिकल्ट टॉपिक का कलेक्शन, तो ऐसा नहीं है ना कि एक बच्चे को जो डिफिकल्ट लगता है वो सभी बच्चे को डिफिकल्ट लगे, क्या पता वो किसी और बच्चे को इजी लगे, दूसरा टॉपिक डिफिकल्ट लगे, तो उस चीज को भी हम एक सेट के अंदर, हमें इसमें कंफ्यूजन है तो उस चीज को भी हम एक सेट के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। हमें कलेक्शन कर रहा है कि कौन से नॉवेल्स का जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, उन नॉवेल्स का, तो उनका तो हम कलेक्शन कर सकते हैं।
ठीक है। तो हमें उन नॉवेल्स का हम कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ये नाम मेंशन नहीं होता तो हम कलेक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी नॉवेल्स, बहुत सारे राइटर्स होते हैं, बहुत सारी नॉवेल्स होती हैं, तो उनका कलेक्शन नहीं कर पाते कि कौन सी थी। इसमें सिर्फ सिंपली बोला गया है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितनी भी नॉवेल्स लिखी गई है उन सबका कलेक्शन, तो ये सेट्स के अंदर डिफाइंड होता है। उसके अलावा नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, कह रहे कि ऐसा सेट, ठीक है, जिसमें मतलब पूरे ईयर में से मंथ इंक्लूड करना है जो जे से स्टार्ट होता है। तो हमें पता है क्योंकि टोटल 12 मंथ्स होते हैं, उसमें जनवरी, ठीक है, एंड जून, जुलाई, ठीक, ये 3 मंथ होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो हमें क्लियर है इस चीज पे कोई डाउट नहीं है, तो ये भी एक सेट है। नेक्स्ट, एंड ऑफ ऑल क्वेश्चन इन द चैप्टर्स, ठीक है, किसी भी एक चैप्टर में सभी क्वेश्चन, अब ऐसा तो नहीं है कि एक चैप्टर में हम बहुत सारे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे कोई क्वेश्चन पुट अप करे, कोई बच्चे कोई क्वेश्चन पुट अप करे, तो जरूरी नहीं है कि उस पूरे चैप्टर में एक ही बच्चे को बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाए, तो ये भी कलेक्शन में सेट में नहीं आता। उसके बाद 9th पार्ट, सेकंड, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, कह रहे हैं कि हमें पूरे संसार में जो सबसे खतरनाक एनिमल्स हैं उनका कलेक्शन करना है। तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो खतरनाक होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो नहीं होते। तो कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, इसको हम कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। प्राइम इंटीजर, सबसे पहली बात, प्राइम नंबर हमें पता है, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। तो वहां से हम उसको प्राइम, जितने भी प्राइम नंबर इंटीजर्स होने चाहिए ना, जितने भी प्राइम नंबर है 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 11, ये सब करके, ठीक है। तो इनका हम एक सेट बना सकते हैं, जैसे देखो 2 से स्टार्ट होता है, 3, 5, 7, 11 अप टू यहाँ पर क्या है, दीज आर प्राइम नंबर। तो ये एक सेट के अंदर हमें बिल्कुल क्लियर है कि हाँ ये नंबर प्राइम है, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जहां पर हमारी 1.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। इफ ए सेट गिवन है मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, दैट इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेस। फर्स्ट पार्ट है 4a, सेकेंड पार्ट है -4a, थर्ड पार्ट है 12a, फोर्थ पार्ट है 9a, फिफ्थ पार्ट है 0a और सिक्स्थ पार्ट है -2a। हमें उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें एक सेट गिवन है और उसमें से ये बताना है कि जो हमें 6 ऑप्शन गिवन है कौन सा ए सेट में बिलोंग करता है, कौन सा नहीं करता। तो बिलोंग का साइन भी मैंने बताया, फॉर बिलोंग्स टू सेट इन द सेट ए और नॉट, फॉर है हमारे पास, तो इसमें बिलोंग का साइन लिखेंगे, ठीक है। -4 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग, 12 नहीं है डज नॉट बिलोंग, 9 यस, 0 यस, -2 डज नॉट बिलोंग, ठीक है। इस तरह से हमारे 1.1 एनसीईआरटी में सेट्स के क्वेश्चन थे, 1.1 में 3 क्वेश्चन थे, जहां पर हमने ये पढ़ा है कि सेट क्या होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, उसकी नोटेशन क्या होती है, उसको कैसे लिखा जाता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है, ये सब चीजें दिखी हमने। जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास लेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, आज तो हमने किया है सेट वेक्टर फॉर्म को रोटेट, उसमें रोस्टर फॉर्म वगैरह में, उस पे 1.2 में हम उसको और भी अच्छे से लगा के देखेंगे, ठीक है। तो अब